इस वीडियो में अपन एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्वेश्चन देखेंगे। चलो अपन पहले थोड़ा सा एम्बेडेड डेरिवेटिव समझ लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो। डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव का बेसिक मतलब अपने को इतना सा पता है कि ये जो डेरिवेटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज़, और इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड होती है? इसके अंडरलाइंग असेट पे डिपेंडेंट होती है। अंडरलाइंग असेट पे डिपेंडेंट होती है, यानी इस असेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइन करी जाएगी। डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी इस असेट की वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, ये तो ही डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है। एम्बेडेड डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड डेरिवेटिव, यानी एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं अपन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट या मेन कॉन्ट्रैक्ट या प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर जो डेरिवेटिव है वो एम्बेड हुआ हुआ है, यानी मिला हुआ है, मिक्स हुआ हुआ है, उसका एसेंस है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एम्बेडेड डेरिवेटिव का एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर एक नॉन डेरिवेटिव कंपोनेंट होता है और एक एम्बेडेड डेरिवेटिव पोर्शन होता है, जिसको अपन एम्बेडेड नॉन डेरिवेटिव को अपन क्या बोलते हैं? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चलो ठीक है। अब अपने को क्या करना होता है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। लेकिन कब सेपरेट करना होता है? व्हेन, कब करना होता है सेपरेट? व्हेन द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। नॉट क्लोजली रिलेटेड, भाई इसको लेमन लैंग्वेज में अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अगर क्लोजली रिलेटेड है तो सेपरेट क्यों करेंगे? अगर नॉन क्लोजली रिलेटेड है, दूर दूर है, उनको कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है, तब अपन सेपरेट करेंगे। तो वो नॉट क्लोजली रिलेटेड होंगे तो अपन चेक करेंगे। अब अपने को ये देखना है क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब होता है, जिससे अपन ये चेक कर सकते हैं कि अगर वो नॉट क्लोजली रिलेटेड है तो अपन उसको सेपरेट कर सकें, और क्लोजली रिलेटेड है तो सेपरेट ना करें। किसको? एम्बेडेड डेरिवेटिव पोर्शन को और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन को। चलो ठीक है। मीनिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इज दैट इट इज नॉर्मली डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इन इंडिया ट्रांजेक्ट इन रुपीज़ एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड। मतलब अगर कोई इंडिया का पर्सन है, मैं इंडिया का हूँ, आप भी इंडिया के हो, अगर अपन दोनों रुपीज़ में ट्रांजेक्ट करें तो ये क्लोजली रिलेटेड है, यानी नॉर्मली ऐसे ही होता है इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया के, बट इफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू इंडियन एंटिटीज इज इन डॉलर देन इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड। ये कहाँ नॉर्मल है अपने इंडिया में? अपने इंडिया में अगर कोई दो बिजनेस एंटिटीज आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो किस में करेंगी? रुपीज़ में करेंगी। लेकिन अगर कोई दो इंडिया की ही एंटिटीज़ डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो ये नॉट क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस में नहीं है, नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी आश्चर्य वाली बात है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नॉट क्लोजली रिलेटेड हुआ। There can be entity specific method also or specific criteria also to determine whether two components are closely related or not। यानी एंटिटी के दो एंटिटी अपना खुद का कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर सकती है कि भाई अगर ये क्राइटेरिया मीट हुआ तो हम मानेंगे क्लोजली रिलेटेड है, अदरवाइज हम मानेंगे क्लोजली रिलेटेड नहीं है। चलो ठीक है। व्हेन सेपरेशन ऑफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव पोर्शन इज डन। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी? नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, जैसे अपन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम मेन कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं। अगर उसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। और जो एम्बेडेड डेरिवेटिव है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? डेरिवेटिव अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होगी, जैसे अपन डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव में अपन क्या करते हैं? फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। फेयर वैल्यू मेजर करते हैं, जब भी कोई रिपोर्टिंग डेट आती है तो अपन उसके फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज को काट डालते हैं, पीएनएल में डालते हैं। क्यों? क्योंकि अपन फेयर वैल्यू एट प्रॉफिट एंड लॉस पे उसको मेजर करते हैं। ठीक है। और जब अपना कोई लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहा होता है तो अपन उस डेरिवेटिव को भी सेटल करते हैं। डेरिवेटिव की ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोज़ हैं, शायद 2 वीडियोज़ हैं। सेम को करके कोई क्वेश्चन है उसकी है, तो वो आप देख सकते हो, वो डेरिवेटिव अकाउंटिंग का है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और मैंने क्या कर रखा है ना, इसका सोल्यूशन पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्टिव। इसमें प्रैक्टिकल लिखा है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी करा मैंने यहाँ पे। लेकिन क्या है, अगर आप ये पीडीएफ भी देख लोगे ना सिर्फ, तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उस हिसाब से सॉल्यूशन को लिखा है। क्या है, इसमें समझाने का काफ़ी कुछ है। चलो खैर छोड़ो, अपन देखते हैं। एंटिटी ए अ रुपीज़ फंक्शनल करेंसी एंटिटी एंटर्स इनटू अ यूएसडी डॉलर 10 लाख सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2001 विद एंटिटी बी टू सेल इक्विपमेंट ऑन 30 जून। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या बात हो रही है कि 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 30 जून को क्या होने वाला है? 30 जून को एंटिटी ए एंटिटी बी को इक्विपमेंट सेल करेगा, और एंटिटी बी एंटिटी ए को $10 लाख पे करेगी, $10 लाख पे करेगी। ठीक है, यानी दोनों इंडिया की हैं, इसकी भी फंक्शनल रुपीज़, इसकी फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है, और एंटिटी बी की फंक्शनल करेंसी रुपीज़ है। यानी दोनों इंडिया के होकर भी फिर भी डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना है? एम्बेडेड डेरिवेटिव और नॉर्मल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? अज्यूम दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हैज एम्बेडेड डेरिवेटिव एंड नॉट क्लोजली रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन में दे दिया एंड रिक्वायर सेपरेशन, प्लीज प्रोवाइड डिटेल जर्नल एंट्री। अब इसमें क्या करा है ना, मैं आपको बताऊँ पहले शॉर्ट में। इसमें क्या देखो, क्या दे रखा है अपने को दे रखा है स्पॉट रेट 1 जनवरी की, स्पॉट रेट 31 मार्च की, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट मार्च की, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट ऑन 1 जनवरी, यानी कब की? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून की फॉरवर्ड रेट दे रखी है, और स्पॉट रेट दे रखी है कब की? 30 जून की, यानी हमारी सेटलमेंट डेट की। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है वो क्या है? इसमें जो इस क्वेश्चन में जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है
जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है वो क्या है 1 जनवरी, जो सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट डेट वो क्या है 30 जून, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन ने, एक्चुअल में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करा है अपन ने इसमें। जैसे अपने कोई क्वेश्चन में फॉरवर्ड डेट दे रखी है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अपन ने इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा है, अपन ने इसमें एक्चुअल में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है। इसमें सिर्फ जो एंटिटी ए है वो सोच रहा है, एंटिटी ए सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा है कि भाई मेरे क्या रेट्स लगेंगी, मेरे को क्या पोटेंशियल फेवरेबल होगा, क्या पोटेंशियल अनफेवरेबल होगा, ये सब अपने दिमाग में सोच रहा है एंटिटी है। मतलब एंटिटी क्या कर रहा है, सिर्फ डीलर के पास जाता है और फॉरवर्ड की रेट पूछ करके आ जाता है, बस। वो किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहा है। और क्योंकि ये सब पोटेंशियल है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो पोटेंशियली रूप से वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। और जो भी उसका रिकॉग्निशन की बैलेंस पड़ी हुई होगी एज ऑन सेटलमेंट डेट, मतलब या तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट होगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, उसको क्या करेगा, डी रिकॉग्नाइज कर देगा कब, सेटलमेंट डेट पे, यानी 30 जून पे, और उसका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि कहीं भी इसमें लिखा हुआ नहीं है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, सिर्फ रेट दे रखी है अपने को, रेट दे रखी है बस, एंटर नहीं हुआ है वो सिर्फ पूछ के आ रहा है, वो सिर्फ अपने दिमाग में प्रिडिक्शंस लगा रहा है। सिर्फ क्या लगा रहा है, प्रिडिक्शंस लगा रहा है। आंसर पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। अब पढ़ते हैं अपन आंसर, ठीक है। चलो आंसर आंसर आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। एंटिटी ए, एंटिटी बी, एंटिटी ए सेल करेगी इक्विपमेंट एंटिटी बी को, क्या करेगी आफ्टर 6 मंथ्स, और वो क्या दे देगा इसको, यूएस डॉलर दे देगा। ये अपने को बात समझ में आ गई। लेट अस अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट क्वेश्चन इन सम पॉइंट्स। चलो पॉइंट्स में कर लेते हैं। एंटिटी ए विल सेल इक्विपमेंट टू एंटिटी बी ऑन 30 जून एंड एंटिटी बी विल पे यूएसडी। बात समझ में आ गई। सिंस एंटिटी ए एंड एंटिटी बी बोथ आर इंडियन, thus this contract is not closely related because normally Indian entities don't deal in dollar and make payment in dollar to each other। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंटिटी इंडियन एंटिटीज जो होती हैं वो नॉर्मली डॉलर में ट्रांजैक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। एंड क्योंकि क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो हमें सेपरेट करना है, ठीक है। चलो, हियर एन एक्चुअल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर an actual forward contract is not entered, we are only making assumptions and predictions about the future, that is future क्या है अपना 30 जून 2001, यानी हमारी सेटलमेंट डेट, हमारी सेटलमेंट डेट, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू, यानी हमारी सेटलमेंट डेट पे हमें सेटलमेंट डेट के लिए अजम्पशन लगानी है। कब, आज बैठ कर कौन सी डेट पे, 1 जनवरी को। तो क्या मतलब हुआ, हियर एन एक्चुअल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटर्ड, वी आर ओनली मेकिंग अजम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर, दैट इज 30 जून 2001। दस हियर एंटिटी ए, जिसको पैसा मिलने वाला है डॉलर 10 लाख, क्यों, क्योंकि एंटिटी ए एंटिटी बी को इक्विपमेंट सेल कर रही है। दस हियर एंटिटी ए मेड एन अजम्पशन, दैट इज ही वेंट टू डीलर, ही वेंट लिखा है मैंने, वेंट टू डीलर एंड आस्क्ड द फॉरवर्ड रेट ऑफ 30 जून। ये कब गया डीलर के पास, 1 जनवरी को, यानी आज के दिन गया। आज की जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट है, डिसीजन डेट है जो, उस पर गया वो। तो वो क्या करा एंटिटी ए ने, क्योंकि हमसे प्रिडिक्शंस आए तो उसने एंटिटी ए ने क्या करा, एक्चुअल में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। दस हियर एंटिटी ए मेड एन अजम्पशन एंड ही वेंट टू डीलर ऑन 1 जनवरी एंड आज द फॉरवर्ड रेट ऑफ 30 जून। डीलर सेड द फॉरवर्ड रेट इज ₹55 रुपीज़, ठीक है। ये देखो, ये अपने को क्वेश्चन में भी दे रखी है, ये आ गई क्वेश्चन में हमारी, फॉर 6 मंथ फॉरवर्ड रेट एज ऑन 1 जनवरी। 6 मंथ्स कितने हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स का बैठ हुआ 30 जून को। 30 जून ये हमारी क्या है, सेटलमेंट डेट है। तो हमारी फॉरवर्ड डेट क्या हो गई, डीलर ने क्या बोला मिस्टर एंटिटी ए को, कि मिस्टर एंटिटी ए ने पूछा डीलर से जाकर के कि भाई डीलर क्या फॉरवर्ड रेट है आज, यानी आज 1 जनवरी है। उसने बोला हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी पे हैप्पी न्यू ईयर मैं आपको विश करता हूँ, मुझे बताओ कि 6 मंथ्स बाद की 30 जून की फॉरवर्ड रेट क्या है। डीलर ने बोला 55 रुपीज़ है सर। एक्चुअली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंटर्ड, एंटिटी ए इज जस्ट आज द रेट, ठीक है। एंटिटी ए ने रेट पूछा और वो घर आ गया वापस, उसने न्यू ईयर मनाया। चलो, दस एंटिटी ए इज थिंकिंग दैट रेट ऑन 30 जून विल बी 56 एंड 56 या 55, गलत तो नहीं लिख दिया, क्या है 56 या 55 है, 55, ओके, नीचे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, इज 55। दस एंटिटी ए इज थिंकिंग दैट द रेट ऑन 30 जून विल बी 55 एंड ही थिंक्स दैट ही विल गेट, उसको मिलेगा ना इक्विपमेंट सेल करके, तो उसको क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। वो डॉलर का क्या करेगा इंडिया वाला, वो तो बैंक को दे देगा वापस, डॉलर लो मेरे को, मेरा रुपीज़ दो यार। तो उसको क्या मिलेगा, 56 लाख क्यों लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ 55 लाख नॉट 56। एक मिनट, मैं नीचे भी चेक कर लेता हूँ, मैंने कहीं पूरा तो,
हाँ ठीक है चलो 55, ठीक है 55 है ना, सॉरी। ठीक है ही तो उसको ठीक है, तो अपन क्या करा, अपन वापस से करते हैं। अपन एनटीटी ए ने क्या करा, एनटीटी ए 1 जनवरी को बैंक के पास गई, डीलर के पास गई कि भाई 1 जनवरी है आज, हैप्पी न्यू ईयर, और 30 जून को 6 मंथ्स बाद की आज की मेरे को फॉरवर्ड डेट बताओ मेरी। इसने बोला 55 है सर। तो उसने क्या बना लिया अपने दिमाग में कि मेरे को आज से 6 महीने बाद 30 जून को 10 लाख इंटू 55 मिल जाएगा। भाई उसको 10 लाख मिलेगा तो उसको 55 डीलर के पास जाएगा, वो डॉलर दे देगा और रुपीज़ ले लेगा क्योंकि इंडिया का बनता है वो। ठीक है, ऑन 30 जून। रिमाइंडर, ही हैज़ नॉट एंटर्ड एक्चुअली इन एनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ जस्ट थिंकिंग पोटेंशियल फैक्टर्स। चलो ठीक है। नाउ नाउ Now, as and when the time will pass, entity A will see the forward rate of 30 June and compare in its mind that the latest prediction is favorable or not। यानी क्या करेगा, जब जब कोई रिपोर्टिंग डेट आएगी, जब जब उसके पास कोई नई फॉरवर्ड डेट आएगी, वो क्या करेगा, अपने दिमाग में प्रिडिक्शन लगाएगा। अभी तक तो बेचारा यही मान के चल रहा है कि उसको 55 रुपीज़ मिलेंगे, अभी तक वो यही मान के चल रहा है उसको 55 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, और जब भी कोई लेटेस्ट प्रिडिक्शन होगी तो वो उसकी लेटेस्ट अपडेटेड प्रिडिक्शन हो जाएगी, और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेगा अपनी बुक्स में। पोटेंशियल वाली, ध्यान रखना सब पोटेंशियल हो रहा है। चलो ठीक है। अब डेट आई 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2001 की डेट आई। द फॉरवर्ड रेट ऑफ 30 जून इज़ नाउ 45। ये देखो ऊपर चलते हैं अपन देखने के लिए। 31 मार्च की डेट आई, ये देखो 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ऑन 31 मार्च, यानी 3 मंथ कब की, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 30 जून। यानी 30 जून की जो फॉरवर्ड रेट 1 जनवरी 2003 को 55 की थी, अब वो 31 मार्च को 45 की हो गई। ठीक है चलो आओ पढ़ते हैं अपन वापस। हाँ, डेट 31 मार्च 2001 आई। द फॉरवर्ड रेट ऑफ 30 जून इज नाउ 45। दैट इज, ये क्या है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ द प्रिडिक्शन विल बी बेस्ड ऑन ₹45। यानी अपडेटेड होगी उसकी प्रिडिक्शन है, वो सोचेगा कि मुझे 45 ही मिलेंगे। यानी क्या हुआ, इट मीन्स एंटिटी ए वॉज थिंकिंग दैट ही विल गेट 10 लाख इंटू ₹55। पहले वो 55 सोच रहा था ऑन 30 जून, बट एज पर द लेटेस्ट प्रिडिक्शन ही विल गेट 10 लाख इंटू ₹45, क्योंकि पहले तो वो ये सोच रहा था कि 55 उसे मिलेंगे। अब उसकी जब लेटेस्ट प्रिडिक्शन आई 31 मार्च को, तब उसे क्या देखने में आया कि अब तो 45 ही है यार रेट। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स देयर इज़ अ पोटेंशियल अनफेवरेबल सिचुएशन। भाई उसको पैसा मिलना है, क्या पैसा मिलना है, सिनेरियो मैं आपको फिर से शॉर्ट में समझाऊं कि एंटिटी ए एंटिटी बी को एक इक्विपमेंट सेल कर रही है, एंटिटी बी एंटिटी ए को $10 लाख दे रही है। वो $10 लाख का एंटिटी ए क्या करेगी, इंडिया की है वो, तो एंटिटी ए उस $10 लाख को बैंक के पास लेकर के जाएगी, भाई इसके बदले मेरे को रुपीज़ दे दो। आज के दिन 1 जनवरी के दिन बैंक ने सोचा कि मुझे 10 लाख के बदले $1 के बदले 55 मिलेगा। अब वो 31 मार्च को उसकी प्रेडिक्शन निकल के आएगा कि नहीं 55 नहीं मिलेगा, 45 ही मिलेगा, यानी कम मिलेगा, अनफेवरेबल हो गया। ठीक है, अनफेवरेबल हो गया तो अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कितने की, डिफरेंस की। पहले मिलने थे 55, अब मिलेंगे 45। सिर्फ पोटेंशियली देख रहे हैं हम, पोटेंशियल है ये सब, पोटेंशियल अनफेवरेबल। तो टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये क्या गया हमारा 10 लाख का अमाउंट आ गया, इनटू $10 लाख। ठीक है, कितने का डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी हुआ अपना 10 लाख का। अब अपनी जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन है वो क्या है, 45 है। अब एंटिटी ए के दिमाग में यही है कि मेरे को 45 मिलेंगे एज ऑन 31 मार्च, उसकी लेटेस्ट अपडेटेड प्रेडिक्शन। चलो ठीक है, अब आई डेट 30 जून 2001 आई गई, यानी हमारी सेटलमेंट डेट आ गई। अब यहाँ पे रेट हो गई 60 रुपीज़ 60। चलो अपन चेक करते हैं एक बार, कहाँ हुई 60 कहाँ हुई, यहाँ हो गई 60। स्पॉट रेट, असली वाली रेट, असली सेटलमेंट डेट क्या है, 60 है। चलो ठीक है, यानी इसमें तो क्या हुआ, बैंक के मजे हो गए। क्यों मजे हो गए, बैंक के मजे इसलिए हो गए क्योंकि वो तो भाई बेचारा 45 की रेट मान के चल रहा था, लेकिन असली में तो उसको 60 मिल जाएंगे। चलो ठीक है, दैट मीन्स एंटिटी ए वॉज थिंकिंग दैट ही विल गेट 10 लाख इंटू 45, उसका लेटेस्ट प्रिडिक्शन, बट एक्चुअली ही विल गेट 10 लाख इंटू 60। दैट मीन्स फेवरेबल कंडीशंस क्रिएटेड। नाउ ही विल राइट ऑफ द डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी पोटेंशियल, ये वाली इसको तो राइट ऑफ कर देगा, और एंड क्रिएट एंड दैट वॉज क्रिएटेड अर्लियर, यानी ये वाली, एंड रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट इफ़ एनी एक्सेस बेनिफिट, यानी इसको तो राइट ऑफ करेगा ही करेगा, लेकिन कोई और एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट मिल रहा है इससे, यानी और रेट उसकी एक्सीड हो गई, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी उसको सेट ऑफ करने के बाद भी बेनिफिट बच रहा है, पोटेंशियल बेनिफिट, तो वो क्या करेगा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लेगा, क्योंकि वो क्या है, पोटेंशियली फेवरेबल है। चलो और देखते हैं कैसे। अब उसका टोटल फेवरेबल कितना हो गया, 30 जून को 60 की रेट में उसको पैसा मिलेगा, वो मान के चल रहा था 45 पे ही मिलेगा, तो उसको कितना फ़ायदा हुआ, टोटल 1 करोड़ 50 लाख का फ़ायदा हुआ, 1 करोड़ 50 लाख का। उसमें से ही 1 करोड़ 50 लाख को कैसे यूटिलाइज करेगा, पुरानी वाली डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी को राइट ऑफ कर देगा। ये कर दिया अपन ने, राइट ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी जब खत्म होती है, राइट ऑफ होती है, डेबिट होती है, ये डेबिट कर दिया टू PNL। ठीक है, लेकिन इसको डेबिट करने के बाद भी ये 1 करोड़ ये क्या है,
1,50,00,000 है ना, हाँ, तो ये 1 करोड़ हटाने के बाद भी 50 लाख का बैलेंस उसके पास फेवरेबल बच रहा है। टोटल फेवरेबल 1,50,00,000 का था, उसमें से उसने ये लायबिलिटी सेटल ऑफ कर दी, राइट ऑफ कर दी, उसके बाद भी 50 लाख बच रहा है। तो ये क्या है? डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट। डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट रिकॉग्नाइज करने के लिए अपन डेबिट कर देंगे, डेबिट कर दिया, पूरा का पूरा टोटल पीएनएल में चला गया। समझ में आ गई बात क्या हुआ? अपना लेटेस्ट एस्टिमेट कुल मिला के एंटिटी का लेटेस्ट एस्टिमेट चल रहा था मुझे 45 में मिलेंगे। 35 जब 30 जून आई, असली वाली डेट आई, तो उसे पता चला कि मुझे 60 मिलेंगे। उससे कितने का फ़ायदा हो गया? 15 का फ़ायदा हो गया। उसमें से अपन 10 का फ़ायदा तो ऑलरेडी अपन पहले डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं, उसको खत्म कर दो, लेकिन एक्स्ट्रा फिर भी 5 का फ़ायदा बच रहा है। तो ये क्या है? पोटेंशियल फेवरेबल है, तो पोटेंशियल फेवरेबल है नहीं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट क्रिएट कर लो। ठीक है, चलो अब 30 जून को अपन अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। नाउ ऑन 30 जून द सेल विल बी डन, सॉरी ये सेल है, SALE, ठीक है, सेल विल बी डन एंड द सेल विल बी डन एट द इनिशियली थॉट रेट। क्योंकि इनिशियली थॉट रेट क्यों? क्योंकि अपन इनिशियल से लेके आज तक सारे के सारे जो भी हमारे पोटेंशियल फेवरेबल अनफेवरेबल उसको एडजस्ट कर रहे हैं हमारी बुक्स में। यानी हमारा क्या होगा? दैट इज़ फ्रॉम यानी 1 जनवरी, यानी हमारी इनिशियल डेट that is from 1st January we are noticing the dates and rates on those dates, that is 55, 45, 60, etc. And as per this future predictions rate we kept recognizing derivative financial asset and derivative financial liability. पहले अपन ने 10 लाख की डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी बना दी, फिर अपन ने 5 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट में क्यों बनाया अपन ने? कि जो हमारी शुरू वाली प्रिडिक्शन है 55 की, उसको हमारे दिमाग में उसको हमने खुद को कन्विंस करने के लिए कि नहीं अब ये नहीं है, पहले 45 हो गई फिर बढ़ गई, तो अपन उसको एडजस्ट करने के लिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट करते गए। क्या लिखा है वापस पढ़ो? दैट इज फ्रॉम 1st जनवरी वी आर नोटिसिंग द डेट्स एंड द रेट्स ऑन दोज डेट्स, दैट इज 55, 45, 60 एंड एज पर दिस फ्यूचर प्रेडिक्शनबल रेट्स वी केप्ट रिकॉग्नाइजिंग डेरिवेटिव असेट एंड डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। Thus as on 30 जून the derivative financial asset is at कितना का एग्जिस्टिंग है? 50 लाख का। कैसे? ये देखो, ये रहा, ये हमारा 50 लाख का डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट एग्जिस्ट कर रहा है 30 जून को, क्योंकि ये तो राइट ऑफ हो चुका, वो खत्म हो चुका। चलो ठीक है। दस नाउ वी विल रिकॉग्नाइज द सेल एट इनिशियल प्रिडिक्टेड रेट एंड फिनिश द एम्बेडेड डेरिवेटिव बाय राइटिंग ऑफ द डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट। यानी इसमें क्या करा अपन ने? खुद को कन्विंस करा। पहले हमने क्या करा? सबसे पहले अपन ने ये सोचा कि रेट हमें 55 मिलेगा, फिर 45 हो गई, तो हमने उसको कन्विंस करने के लिए क्या करा? खुद की बुक्स में डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर ली कि भाई ये हमारा एज अ प्रोविजन है, ये हमारा क्या है? एज अ प्रोविजन है। जब मुझे नुकसान होगा, जब मैं 55 सोच के चल रहा हूँ, मुझे 45 मिले, जब मुझे 10 का नुकसान होगा, तब मैं उस 10 के नुकसान को इस डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी से सेट ऑफ कर दूंगा। आगे जाकर के मुझे पता चला कि भाई 10 का नुकसान नहीं है, उल्टा 15 का फायदा है, तो 15 के फायदा में से मैंने 10 वाला नुकसान सेट ऑफ कर दिया और हमारा 5 वाला फायदा रिकॉग्नाइज कर लिया, पोटेंशियल। ठीक है। अब अपने को एक्चुअल क्वांटिटेटिव रेट से अपन ने क्या करा? सबसे पहले अपन ने, हमारी रेट क्या है एक्चुअल वाली? 60 है। देखो अपन ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में, हमारी एक्चुअल रेट क्या है? 60। स्पॉट रेट क्या है? 60, यानी हमें 60 के हिसाब से पैसा मिलेगा। चलो ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख इंटू 60, ठीक है। सेल्स कितने से अपन करेंगे? 55, हमारी शुरू वाली प्रेडिक्टेड रेट 55, और जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल हमारा चल रहा था उसको अपन राइट ऑफ कर देंगे। यानी ये आप इसको ऐसे समझो कि अपन ने क्या करा? एज अ प्रोविजन अपन क्रिएट करते गए। ठीक है, कोई खाली जगह मिले तो मैं आपको बताऊँ एक बार। कहाँ बताऊँ? चलो यहाँ देख लो। अपन क्या करते गए? अपन ने सबसे पहले अपन ने 1 जनवरी को नोटिस करा कि हमें मिलेंगे 55। ठीक है। अब ये जो हमारी प्रिडिक्शन है, हम कभी खुद को गलत नहीं ठहरा सकते, अपन इसको तो फिक्स करके चलेंगे। ये फिक्स है, इतना ही, इसी अमाउंट से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 3, 4, 10 लाख इंटू 55 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखो वही करा है। देखो सेल्स को अपन ने उसी से करा है 55 से। चलो ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? हम जैसे जैसे रेट्स हमारे सामने आ रही हैं, जैसे जैसे डेट्स आ रही हैं, जैसे 31 मार्च आई, 30 जून आई, तो हमें 31 मार्च को पता लगा कि नहीं यार, हमें तो सिर्फ 45 ही मिलेंगे और सब पोटेंशियल है। हम पूछ के आए उससे, डीलर से, हमने हमारी बुक्स में मान के चलेंगे हम 55 में मिलेगा, हमें दिमाग में सेट है। फिर 31 मार्च को मैं डीलर से पूछ के आया, उसने बोला भैया 45 मिलेगा। मैंने सोचा यार कि भाई मैं तो 55 मान के चल रहा हूँ, सिर्फ 45 मिलेगा। अरे यार क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इस नुकसान को सेट ऑफ करने के लिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर लेता हूँ, पोटेंशियल। ये अपन ने लायबिलिटी क्रिएट कर दी, देख लो, ये अपन ने पोटेंशियल लायबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है। अब मेरी क्या बात हो गई? चलो ठीक है, अब मेरे को 55 मिल जाएगा। मैं 45 ही मान के चलता हूँ, 45 भी मिलेगा अगर लेटेस्ट जर्नी से, तो मेरे पास डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएटेड है, मैं उसको सेट ऑफ कर लूँगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। 55 भी मेरे को सब कुछ हो जाएगा। यानी मेरे पास लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन आ गई 45 की। यानी अब इसको ऐसा मानो कि अपने को आज पता है कि अपने को 10 लाख रुपये मिलेंगे,
अपन आज अपने मन में संतुष्ट बैठे कि मेरे को 10 लाख मिलेंगे, थोड़े टाइम बाद अपने को पता है कि 10 लाख नहीं सिर्फ 8 लाख ही मिलेंगे, तो अपन तो अपने मन को कैसे मनाएं कि भाई 2 लाख का कहीं प्रोविज़न बना के रख ले यार, कि कल को 8 लाख भी अगर जब मिलेंगे अपन तो दुख नहीं हो, 2 लाख का अपने पास प्रोविज़न हो। तो इसने सेफर साइड के लिए क्या करा, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी बना दी 10 की। जैसी 30 जून है इसको पता चला कि भाई मुझे तो 60 रुपये मिल रहा है, 60 मिल रहा है, यानी इसको कितने का फ़ायदा दिख गया, 45 से 60 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, उसमें से 15 का फ़ायदा है, उसमें से जो 10 का जो पहले नुकसान ऑलरेडी डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी बना चुका है उसको तो हटा दो, अब उसका तो कोई काम ही नहीं है। जब फ़ायदा हो रहा है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी का क्या काम, इसलिए अपन ने डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया 10 लाख से, जो हमारी पुरानी बनी हुई थी इस वाले नुकसान की वजह से। लेकिन स्टिल इसको हटाने के बाद भी वो खुश हो गया कि मेरा 5 का अभी भी फ़ायदा बच रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरा 5 का फ़ायदा रिकॉग्नाइज करूँ, डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट बना लूँ। उसने डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट बना लिया। जब डेट आई तो उसकी इनिशियल जो उसने सोच रखी थी डेट, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी सेल रिकॉग्नाइज कर ली, और क्योंकि हमारी रेट तो 60 है, पैसा तो हमें 60 के हिसाब से मिलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट को खत्म कर देंगे। यही मान लो कम हो रहा होता तो अपन क्या करते, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेट ऑफ करके हमारे 55 का बेनिफिट हम कन्विंस करते खुद को। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या हो रहा है इसमें, कुल मिला के सब सोच विचारी हो रही है, सोच रहे हैं कौन, एंटिटी ए सोच रही है। सबसे पहले एंटिटी ए सोच रही है कि मुझे 55 मिलेगा, फिर वो 31 मार्च को जब पूछने गई डीलर से तो उसको पता चला कि नहीं सिर्फ 45 ही मिलेगा। उसने अपने मन में डेरिवेटिव पोटेंशियल अनफेवरेबल कंडीशन बुक्स में रिकॉग्नाइज कर ली, डेरिवेटिव फाइनेंशियल फॉर सेफर साइड। फिर उसे 30 जून को पता चला कि नहीं 60 मिल रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है मेरा 15 का, क्योंकि अभी तक तो उसका अपडेटेड कितना चलता था, 45 चलता था, अब उसका अपडेटेड कितना हो गया, 60 हो गया, 15 का फ़ायदा हो गया। उसमें से पहले वाला नुकसान 10 वाला हटा दो, अब कितने का फ़ायदा है, पोटेंशियल 5 का फ़ायदा है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में पोटेंशियल 5 का फ़ायदा है, देखो 55 के कंपैरिजन में, तभी तो देखो 55 प्लस पोटेंशियल का फ़ायदा कितना हो गया, 60 की हो गई रेट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है ना, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। आपको तो एग्जाम में सिर्फ ये एंट्रीज करनी है, आपको तो एग्जाम में सिर्फ ये एंट्रीज करनी है, ये वाली एंट्री। देखो इसमें क्या कर रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ एंट्रीज ही कर रखी है, ये देखो एंट्रीज कर रखी हैं बस। लेकिन मैंने आपको क्यों समझाया है, मैंने आपको इतना इसलिए लिखा है जिससे समझ में आए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जिससे अगर आप सिर्फ ये पीडीएफ भी पढ़ो तो भी आपको सब समझ में आ जाए, आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा है, बार बार लिखा है कि एंटिटी ये सोच रही है, एंटिटी ये सोच रही है, एंटिटी ये कुछ कर नहीं रही है, फॉरवर्ड नहीं कर रही है, एंटिटी ये सिर्फ सोच रही है, सिर्फ और सिर्फ सोच रही है। इसलिए मैंने इतना डिस्क्रिप्टिव आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज करनी है, जिसे समझने के लिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, सॉरी, थैंक यू सो मच।